हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड रिजोल्यूशन जो है वो बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखते हैं। ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप रिजोल्यूशन डीड is a critical legal step when partners decide to terminate their business relationship. This deed formalizes the end of partnership and outlines the terms for settling accounts, distributing assets, addressing liabilities, and managing any other obligation. A properly drafted resolution deed ensures clarity, legal compliance, and protection of partners' right, helping to avoid conflicts during and after the dissolution process. इसका मतलब कि जब भी कोई फॉर्म डिसॉल्व करना चाहता है, कोई भी फॉर्म है उसको डिसॉल्व करना है, तो एक फॉर्मलाइज डॉक्यूमेंट हमको बनाना पड़ता है। क्यों? उस डॉक्यूमेंट के थ्रू पार्टनर्स के जो जो भी डिस्प्यूट्स थे उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आएगा कि क्यों पार्टनरशिप फॉर्म हम डिसॉल्व कर रहे हैं। जब फॉर्म डिसॉल्व कर रहे हैं उस वक्त अकाउंट्स की जो पोजीशन है उसमें कुछ एसेट्स होगी, कुछ लायबिलिटीज होगी। तो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो डिसोल्यूशन डीड के थ्रू ये जो भी चीजें हैं वो डिसाइड की जाती है किस तरह से होगा, और एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स क्या है अभी? इंश्योर लीगल कंप्लायंस, प्रॉपर प्रिपेयर अ डीड दैट अलाइंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग पार्टनरशिप लॉ। अभी पार्टनरशिप के लिए बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट भी मानता है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अब उसको डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए डिसोल्यूशन डीड होना चाहिए। जब तक ये डिसोल्यूशन डीड नहीं है तब तक आगे जो नेक्स्ट स्टेप उठाना है, जैसे कि पैन कार्ड कैंसिल करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, दूसरे लाइसेंसेस कैंसिल करने हैं, वो तब तक नहीं होंगे जब तक आपने ये डीड बनाया हो। देन आता है रिफ्लेक्ट पार्टनर एग्रीमेंट एक्यूरेटली, डॉक्यूमेंट ऑल एग्री टर्म्स क्लियरली इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेट सेटलमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्जेक्ट क्या है पार्टनरशिप रिजोल्यूशन डीड बनाने का? ताकि आप उसके अंदर जो भी एग्री टर्म्स थे, किस टर्म्स के ऊपर पार्टनर्स ने फर्म को डिसॉल्व किया, वो सारे उसमें आएंगे। देन प्रोटेक्ट पार्टनर्स इंटरेस्ट, सेफगार्ड फाइनेंशियल एंड लीगल इंटरेस्ट थ्रू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेट सेटलमेंट। ऑब्वियस बात है, जैसे ऊपर डिस्कस किया, डील के अंदर क्या क्या आता है कि एसेट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लायबिलिटीज किस तरह से पे ऑफ करनी है, और एक खास एक क्लॉज आता है जनरली जो पार्टनर्स के बीच में होता है डिसोल्यूशन के थ्रू, कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके अंदर फाइनल एक क्लॉज आता है कि अब आज के बाद पार्टनर्स की कोई भी ऑब्लिगेशंस, कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। अब डील नहीं होगा तो किसी भी पार्टनर के ऊपर कोई लायबिलिटी आ सकती है। तो ये क्लियरिटी लाने के लिए जरूरी है कि हम ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करें। फैसिलिटेट स्मूथ वाइंडिंग अप, प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू क्लोजिंग ऑपरेशन एंड अकाउंट्स। अकाउंट जो भी है वो सारे क्लोज होंगे, जो भी दूसरे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी हमको कैंसिल करने हैं, कुछ भी करना है, तो वो क्या होगा, स्मूथली वाइंड अप हम कर पाएंगे। प्रिवेंट फ्यूचर डिस्प्यूट, अब डील के अंदर सब कुछ आ गया, सारे टर्म्स नक्की हो गए। टर्म्स मतलब एग्रीमेंट डिसॉल्व करने के, फॉर्म डिसॉल्व करने के जो टर्म्स है वो सारे आ गए, मतलब आगे फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फ्यूचर में कभी भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई लीगल इम्प्लीकेशंस आते हैं तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट होगा, तो ये हम ये प्रेजेंट कर पाएंगे कि किस टर्म्स पे हमने ये फॉर्म बंद की थी। अब आपको ये प्रोसेस की जरूरत कब पड़ेगी? इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कब करनी पड़ती है? जब पार्टनर्स को लगे कि आगे हम बिजनेस नहीं कर पाए, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, हमको बंद करना है। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा दूसरा ये है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट है और पार्टनर्स बोलते हैं कि अब डिस्प्यूट है, हम मैच नहीं हो रहे, हमारे टर्म्स मैच नहीं हो रहे, बेटर है कि हम फॉर्म डिसॉल्व कर दे। थर्ड आता है व्हेन द फॉर्म इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट के लिए या कोई कॉमन पर्पस के लिए फॉर्म बनेगी। जैसे बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स का क्या होता है कि स्कीम चलती है, एक प्रोजेक्ट चलता है, भाई आज हम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्रॉपर्टीज बिक जाती है, फिर क्या होती है, फॉर्म बंद हो जाती है। तो वहां पे डिस्प्यूट नहीं है, वहां पे ऐसा नहीं है कि एक लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे एक पर्पस था, एक प्रोजेक्ट था, वो जैसे ही खत्म हो गया फॉर्म डिसॉल्व। तो आपको ये डिसोल्यूशन डीड है वो बनाने की जरूरत कब पड़ेगी? ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट, अब ट्रिगर पॉइंट आपको कब पता चलेगा? ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन डीड ड्राफ्टिंग प्रोसेस,
वो आपको इस पेज पे आना कब है, तो ट्रिगर पॉइंट होगा। ट्रिगर पॉइंट क्या होगा, आपके पास क्लाइंट आया, वो बोलता है कि मुझे मेरी फर्म जो है वो डिसॉल्व करनी है, रीजन जो भी हो, मुझे फर्म डिसॉल्व करनी है। तो हम हमारे पीजीआरटी की जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि कोई भी ऐसा नॉन रिकरिंग टाइप का जो काम आता है, प्रोजेक्ट आता है, हम नॉन रिकरिंग लिस्ट में उसको डालते हैं। वहां से आपको ट्रिगर होगा कि हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है क्योंकि डील बनाना है आपको, तब जाके आप इस पेज पे आओगे। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है, when client approaches you for the service of dissolution of partnership firm, you first need to create a project in non-recurring work list, which is the trigger point to run this process. Clear? Where you will find this process? अब ये पेज है, ये पर्टिकुलर पेज है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, निम्बस पे ये पेज आपको कहाँ पे मिलेगा? You will find this process in index of non-recurring drafting processes. ये इंपॉर्टेंट है, आपको पेज ढूंढना नहीं पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमारा मेन जो था ये ओवरव्यू था, क्या उसके ऑब्जेक्ट है, आपको ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपको ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पे मिलेगा। अब मेन आता है कि स्टेप्स, जब अब आप तैयार हो ड्राफ्टिंग बनाने के लिए, डिसोल्यूशन डीड बनाने के लिए रेडी हो, तो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके लिए मेन फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कलेक्ट ऑल दी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ डिसोल्यूशन डीड। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया, आप देखो ये ब्लू कलर में दिख रहा है लिंक फॉर डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, पेज भरा हो जाएगा। और दूसरा अलग रखने का पर्पस भी ये है कि जब हम क्लाइंट के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की लिस्ट यहाँ दे दूंगा तो पूरा पेज क्लाइंट के साथ शेयर हो जाएगा। क्लाइंट को इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है। तो इसलिए उसको क्या किया, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे नहीं देके लिंक दे दी। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको डॉक्यूमेंट्स और डिटेल की लिस्ट बताएगा। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ कॉमन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फर्म की टाइप क्या है, फर्म के पास एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। जो आप डिटेल क्लाइंट से कलेक्ट करोगे वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है जो आज डिसॉल्व होने वाली है, आज उसके पास कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं है, तो अब इस बात आप क्लाइंट से वो चीजें मांगोगे नहीं। एसेट लाइबिलिटी नहीं है, आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है कोई एसेट्स नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो आप उसकी डिटेल नहीं मांगोगे। पर सपोज करो कुछ एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, जो आज जब फर्म क्लोज हुई उस वक्त बैलेंस शीट में दिख रहा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज है, तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि मुझे एसेट लाइबिलिटी की डिटेल एक समरी लिस्ट बना के दो, ताकि पता चले कि उसका अब किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, किस तरह से पे ऑफ करने वाले हो। तो सारे जो टर्म्स है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के और लाइबिलिटी पे ऑफ के, वो सारे डीड के अंदर आएंगे। तो आपकी डिटेल्स उस हिसाब से आपको कलेक्ट करनी है। एक बार डिटेल्स आ गई, फिर आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करना स्टार्ट करना। ड्राफ्टिंग के काम के टाइम पे आपको खास ये जो चीजें लिखी, तो मिनिमम चीजें समझ के इतनी तो आपको डीड के अंदर डालनी है। एक आधा ऐसा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, जैसे मैं बताया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डिटेल्स ऑफ द फर्म एंड पार्टनर, जब भी डीड बनेगा तो उसमें फर्म का नाम आएगा, पार्टनर्स की डिटेल आएगी, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, एज, वो क्या कहाँ पे रहते हैं, प्लस उनका पैन नंबर। ठीक है, फिर आता है रेफरेंस एंड एनेक्चर ऑफ द ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड इंक्लूडिंग द अमेंडेड एंड सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड। जब भी डिसोल्यूशन डीड बनाएंगे तब ये रेफरेंस आएगा कि ये जो फर्म है अब तक चल रही थी किस टर्म्स पे, उसका रेफरेंस देंगे विथ रेफरेंस टू दी टर्म्स ऑफ ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड डेटेड दिस एंड दिस। ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड होगी, उसका रेफरेंस इधर आएगा। ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड को कभी उसके बाद अमेंड किया हो, कोई पार्टनर एडमिट हुआ हो, कोई रिटायर हो, तो उसका अमेंडेड और सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड उसकी जो भी बनाई हो उसका भी रेफरेंस इसमें आएगा। अब डिसॉल्व किस चीज को कर रहा है, पार्टनरशिप को कर रहा है, मतलब पहले पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में होगी, तो पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस में होगी उसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देन डेट एंड रीजन ऑफ डिसोल्यूशन। डेट, कब से डिसोल्यूशन करना है, भाई सपोज करो आज की डेट से डिसोल्यूशन करना है तो डेट आज की आएगी। अगर पास्ट की डेट है, भाई हमने 5 दिन पहले नक्की किया था, तब से फॉर्म डिसोल्व है, हम डीड आज बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है पास्ट की 5-10 दिन पहले, 1 महीना पहले की कोई डेट हो, तो जो भी डेट इफेक्टिव डेट हो डिसोल्यूशन की, वो इफेक्टिव डेट आएगी। एंड रीजन फॉर डिसोल्यूशन, रीजन भाई जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और उस ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स थे कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, तो हम उसका रेफरेंस देंगे रीजन फॉर डिसोल्यूशन में। अगर डिस्प्यूट हुआ है तो पार्टनर्स बोल सकते हैं कि डिस्प्यूट हुआ है हमारे बीच में और हम नहीं चाहते फर्म को कंटिन्यू करने, या अगर नहीं भी लिखना हो फॉर वेराइड रीजन करके भी हम डाल सकते हैं। ठीक है,
देन आता है क्लॉजेस रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इंडिमिनिटी क्लॉज, रिलीज ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन, म्यूचुअल कंसर्न एंड डिस्प्यूट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑनगोइंग मैटर्स, आर्बिट्रेशन क्लॉज। ये क्या बताता है कि अकाउंट्स जो है वो तुमने किस तरह से सेटल किए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस शीट जो है वो निल हो जानी चाहिए, कोई एसेट्स नहीं, कोई लायबिलिटीज नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हमको क्या करना है, डिस्कार्ड, मतलब एसेट्स को या तो पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे या तो बेच देंगे, और उसमें से जो लायबिलिटीज होगी वो पे आउट होगी। बैलेंस जो बचेगा वो क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। तो अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, जनरली बैलेंस शीट 0-0 हो जाएगी। ठीक है, जब तक एसेट नहीं बिकती है तब तक रहता है, पर उसके बाद अल्टीमेटली बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसमें दूसरा क्लॉज क्या आएगा, एसेट्स और लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से की, कौन कौन सी एसेट लेके गया। सपोज करो फर्म के पास प्रॉपर्टी है जो फर्म ने खुद ली, और एक प्रॉपर्टी फर्म्स के बुक्स में वो है जो कोई पार्टनर के पास थी वो लेके आया। जब फर्म बनी थी पार्टनर के पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी, तो पार्टनर बोलता है चलो मैं फर्म के लिए ये प्रॉपर्टी फर्म को देता हूं, मैं अपनी कैपिटल कैसे लेके आता हूँ, प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो वो फर्म में प्रॉपर्टी दिखेगी। दूसरी प्रॉपर्टी अपने प्रॉफिट कमा कमा के फर्म ने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी। अब प्रॉपर्टी कितनी दिख रही है बैलेंस शीट में, 2 दिख रही है। तो जब फर्म बंद हो रही है तो किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेके गया, वो एनेक्चर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डीड के नीचे एक एनेक्चर में देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी है वो ये पार्टनर लेके जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है वो ये पार्टनर लेके जा रहे हैं। तो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो लायबिलिटीज कैसे पे ऑफ होगी, जो भी एसेट सेल करने से जो भी कलेक्शन आएगा, या पार्टनर्स जो एसेट लेके जाएंगे, हो सकता है पार्ट एसेट की वैल्यू ज्यादा हो और पार्टनर की कैपिटल उससे कम हो, तो एसेट उसको दे रहे तो एक्स्ट्रा पैसा पार्टनर लेके आएगा फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे भी, और वो पैसों से क्या होगा, फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ होगी। तो किस तरह से उसके टर्म्स क्या है वो आएंगे। इंडिमिनिटी क्लॉज, इंडिमिनिटी क्लॉज मतलब एक पार्टनर दूसरे को इंडिमिनिफाई करेगा, जो फ्यूचर में अब ये सब डिसॉल्व हो गया तो एक दूसरे के खिलाफ हमारे, एक दूसरे के लिए हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, उसके रिलेटेड इंडिमिनिटी क्लॉज आएगा। देन आता है रिलीज ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम ऑब्लिगेशन, सेम जैसे इंडिमिनिटी क्लॉज है वैसे ही। म्यूचुअल कंसर्न एंड डिस्प्यूट एंड प्रोसीजर फॉर ऑनगोइंग मैटर्स, अभी कोई डिस्प्यूट चल रहा है और फॉर्म बंद कर रहे हैं हम, तो भी डिस्प्यूट तो चालू है, इस डिस्प्यूट का आगे किस तरह से रिजोल्यूशन होगा वो भी क्लॉज पार्टनरशिप डीड के अंदर आना चाहिए। अगर डिस्प्यूट है तो, अगर फॉर्म बंद करने से पहले मतलब डिसोल्यूशन से पहले ही डिस्प्यूट क्लियर हो चुका है तो वो क्लॉज नहीं आएगा। देन है आर्बिट्रेशन क्लॉज, हमको कुछ फॉलो करना है डिस्प्यूट रिलेटेड तो वो भी आएगा। देन है सिग्नेचर एंड विटनेसेस, पार्टनर की सिग्नेचर आएगी और साइन जो पार्टनर्स कर रहे हैं किनके प्रेजेंस में कर रहे हैं, विटनेसेस की साइन आएगी। देन अटैचमेंट एंड एनेक्स्चर्स, अटैचमेंट में क्या आएगा, यही चीजें मेनली आएगी कि अकाउंट्स और एसेट लायबिलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके, इन्वेंटरी ऑफ एसेट जैसे मैंने ऊपर बताया, लायबिलिटीज ये एनेक्स्चर के फॉर्म में अटैचमेंट में आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई जो डिपेंड करता है, फॉर्म जो एग्रीमेंट बना था इनिशियली, और जो फॉर्म के पास एसेट्स है लायबिलिटीज है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते कोई एक्स्ट्रा एनेक्चर वगैरह आएगा अगर, तो वो उसमें डीड में डालना पड़ेगा। ठीक है, वंस डीड बन गया आपका, ये मेन पॉइंट्स है, इतनी तो आनी ही चाहिए। हाँ, अगर एसेट लायबिलिटीज है ही नहीं तो ये वाली चीजें नहीं आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट लायबिलिटी ये क्लॉज आएगा ही नहीं। ठीक है, एक बार ड्राफ्ट हो गया, देन प्रोवाइड ड्राफ्ट टू द पार्टनर्स फॉर देयर कमेंट्स एंड अप्रूवल। ऑब्वियस बात है, डीड बन गया, उसके बाद आपका क्या करना है, क्लाइंट को दिखाना है, उनका अप्रूवल लेना है ताकि इसको आप फाइनलाइज कर पाओ। अगर कोई क्लाइंट बोलता है, कुछ कमेंट करता है उसके ऊपर, पार्टनर्स बैठ के कुछ डिसाइड करते हैं कि नहीं ये क्लॉज इस तरह से नहीं होना, तो वो क्या करेगा, आपको वापस अप्रोच करेगा। तो आपको उसको गाइड करना है, आपको कंसल्टेंसी तो देनी है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट जो बोल रहा है तो आपको, क्लाइंट अगर कुछ क्लॉज बता रहा है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो आपको कंसल्ट करके ही फिर आपको उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, उसको फाइनलाइज करना है। देन आता है एग्जीक्यूट दी डीड। एग्जीक्यूट मतलब क्या होगा, सब पार्टनर्स उसके ऊपर साइन करेंगे, स्टैम्प पेपर उसका परचेज किया जाएगा, अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी भरी जाएगी और साइन होगा, उसके बाद विटनेस के साइन होंगे और फिर इसको नोटराइज करना है। ठीक है, टेक फाइनल क्लोजर एक्शन वंस ऑल अकाउंट्स आर सेटल, फाइनल पेमेंट इज मेड, पेमेंट किसको, पार्टनर्स को, जो कैपिटल बची वो देनी है या उसके पहले लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो, एंड लीगल नोटिस सेंड, फिर रिटेन कॉपीज ऑफ डिसोल्यूशन डीड्स एंड अकाउंट्स एंड नोटिस फॉर रिकॉर्ड। सारा ये खत्म हो गया, सेटलमेंट हो गया,
एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई, पार्टनर्स को जो देना था वो दे दिया। उसके बाद आउटसाइड पार्टीज को नोटिस देना रहता है कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई है, खास करके सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, लोन क्रेडिटर्स, उनको इंटीमेशन दे दिया। जो भी ये इंटीमेशन दिया, जो भी डीड बना, जो भी अकाउंट फाइनल किए, समरीज बनाए, एनेक्सर बनाए, उन सबका एक कॉपी जो होगा वो पार्टनर को अपने पास रखना है, ताकि फ्यूचर में जब उनको जरूरत पड़े, इंडिविजुअल कैपेसिटी में डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, कहीं पे दिखाना हो तो दे सके। तो आपको क्लाइंट को एडवाइस देना है कि यार डॉक्यूमेंट बन गया है तो ये डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी सबके पास एक होना चाहिए। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट मैंने ये हिंट दिया है, आप देखोगे रेड कलर का है, मैंने ये हिंट दिया है। ये हिंट क्या है? ये तो चलो प्रोसेस जब क्लाइंट आपको सारे अकाउंट्स वगैरह डिटेल सारी देता है और हम ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड डिसोल्यूशन का। पर मान लो कि जिस फर्म को आप ये डीड बनाने का कंसल्टेंसी दे रहे हो, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आप ही मेंटेन करो, मतलब पीजीआरटी ही मेंटेन कर रहा है। तो सबसे यहाँ पे आने से पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो पहले फाइनल हो जाने चाहिए। इसके लिए प्रिपेयर फाइनल बैलेंस शीट टू आइडेंटिफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज, settle all outstanding debts of the firm, giving priority to third party creditors, repay any loans or advances from partners, return capital contribution to partners, distribute remaining profit or loss as per agreed profit sharing ratio। अगर ये नहीं होगा, बैलेंस शीट ही नहीं होगी, आपके पास एसेट लायबिलिटीज की डिटेल ही नहीं होगी, तो आप वो क्लॉज डालोगे कैसे? पहले वाला जो स्टेप्स थे वो कैसा था? आपके पास सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, मैंने जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी ऊपर, सबसे पहले मैंने जो आपको लिस्ट बताई थी, कलेक्ट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या था, मैंने आपको लिंक दिया है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है कि आप क्लाइंट से बैलेंस शीट मांगो। पर मान लो कि पीजीआरटी भी उसी क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसका अकाउंटिंग का काम करता है, तो क्लाइंट से वो डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत नहीं है, पर वो स्टेप सबसे पहले आएगा, इसलिए इसको मैंने खास नोट हिंट करके दिया हुआ है। ये होगा उसके बाद ही हमारा ये जो प्रोसेस स्टेप है डिसोल्यूशन डीड बनाने का चालू होगा। ये हो गया। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दूसरे प्रोसेसेस और दूसरे कंप्लायंसेस भी ये जो करने पड़ते हैं, जैसे इंटीमेशन टू रजिस्टर ऑफ फर्म्स इन केस द फर्म इज रजिस्टर्ड। अब फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनकम टैक्स लॉ भी अलाउ करता है कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी चलेगा, पर हम फर्म रजिस्टर क्यों करते हैं? ताकि डिस्प्यूट्स हो, कोर्ट में मैटर जाए। तो जब फर्म रजिस्टर्ड होती है या किसी हमको कोई फर्म के ऊपर केस करना चाहता है या फर्म किसी के ऊपर केस करना चाहे, तो लीगल मैटर्स के अंदर एक फैसिलिटी मिलती है अगर फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो, प्रायोरिटी मिलती है, नहीं तो वो नहीं मिलता। तो इसलिए फर्म रजिस्टर करवाना बेटर है। और अगर फर्म रजिस्टर की हुई है और आज उसको फर्म को आप डिसॉल्व करते हो, तो डिसोल्यूशन का इंटीमेशन रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये मैं देखो ब्लू में किया हुआ है, इसके लिए अलग से प्रोसेस, आप इसको क्लिक करोगे तो आपको उस प्रोसेस पे लेके जाएगा। देन आता है पैन कार्ड सरेंडर। कंपल्सरी है पैन कार्ड सरेंडर करना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट तो करना है, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या नोटिस भेजता रहेगा कि आपने रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल किए। ठीक है, उसमें पेनल्टीज भी आ सकती है आपको अननेसेसरी नोटिस के रिप्लाई देने की, और हो सकता है कोई आपका पेन जो है मिसयूज करे। बेटर है कि पेन सरेंडर कर दो, पेन को कैंसिल करवा दो, उसके लिए अलग से प्रोसेस है। फिर है 10 नंबर सरेंडर। 10 मतलब टीडीएस, जो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, अगर फर्म के पास टीडीएस नंबर है तो वो भी फर्म को सरेंडर करना है, उसके लिए अलग से प्रोसेस। एक है जीएसटी नंबर कैंसलेशन। कंपल्सरी जीएसटी नंबर भी कैंसिल करना है। अगर जीएसटी नंबर चालू रखते हो आप तो आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करने हैं। आप ऐसा समझ के चलते हो कि फॉर्म हमने डिसॉल्व कर दी, डिसोल्यूशन डीड बन गया मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आपको जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना है, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, और अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो उसकी पेनल्टी लगेगी। फिर अगर आप कैंसलेशन लेट भी करते हो तो उसकी अलग से पेनल्टी लगेगी, क्योंकि डिसोल्यूशन डीड में आपने कैंसलेशन की डेट डाल दी है, डिसोल्यूशन की डेट डाल दी है, अगर जीएसटी नंबर आप लेट कैंसिल करते हो तो डिपार्टमेंट उसका भी पेनल्टी दे सकता है। देन आता है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सिमिलर फूड लाइसेंस, सपोज करो ये पार्टनरशिप फॉर्म रेस्टोरेंट होटल का बिजनेस करती है तो उसने फूड लाइसेंस लिया होगा, ओके, तो वो कैंसिल करना है। एक आता है बैंक अकाउंट क्लोजर। ये डन बाय क्लाइंट। क्लाइंट को हमको एडवाइस करना है कि अभी आप बैंक अकाउंट, हाँ, जब तक एसेट्स सेल ऑफ नहीं हो जाती, लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो जाती, तब तक आपको ये बैंक अकाउंट क्या रखना है, ओपन रखना है। मतलब तब तक क्लाइंट को आपको एडवाइस देना है कि आप बैंक अकाउंट ओपन रखो। ऐसा भी हो सकता है जब फॉर्म बंद हुई, आज फॉर्म बंद हुई,
आज चल रहा है सपोज करो जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, तो अगस्त तक फर्म की इनकम थी और इनकम के ऊपर कुछ टीडीएस फर्म के कटे हुए हैं, डिडक्ट हो चुके हैं, जिसका फर्म रिटर्न कब फाइल करेगी, नेक्स्ट ईयर फाइल करेगी। फिर रिफंड जो होगा वो किस अकाउंट में आएगा, उसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो ये भी आपको क्लाइंट को एडवाइस करना है कि जब तक सारे बैंक अकाउंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन खत्म नहीं होते तब तक आपको बैंक अकाउंट ओपन रखना है। एसेट डिस्ट्रीब्यूट है, लायबिलिटीज है, ऑब्वियस बात है जब टीडीएस कटा है और आज की डेट में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करते हो, आज की डेट में आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करते हो तो आपको एसेट साइड पे देखिएगा कि हमारा टीडीएस है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, तो एसेट है, वो एसेट कब खत्म होगी, डिस्पोज ऑफ कब होगी, जब गवर्नमेंट रिटर्न फाइल करेंगे, रिफंड देगी, तब तक आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट एटलीस्ट उस पर्पज के लिए ओपन रखना है। पर अगर सारे ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड अगर हो गए हैं, बैलेंस शीट नील हो चुकी है, जरूरत नहीं है, तो आपको एडवाइस देना है क्लाइंट को कि आप बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दो। क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोजर है ना, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है, प्रूफ बन जाता है कि हाँ हमने बिजनेस बंद कर दिया। एक पैन सरेंडर और एक बैंक अकाउंट क्लोजर इस डीड के अलावा, जैसे ही पैन सरेंडर कर दिया तो हर टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि पैन नंबर के बिना ये फर्म कोई भी ट्रांजेक्शन कर नहीं सकती। तो आप जब भी फूड लाइसेंस कैंसिल करवाने जाओगे, जीएसटी नंबर कैंसिल करवाने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे ना, तो डिपार्टमेंट पहले ये पूछेगा कि बैंक अकाउंट क्लोज किया, पैन सरेंडर किया, उसका प्रूफ दिखाओ। क्योंकि ये सरेंडर हो गया मतलब फर्म कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, तो एक श्योरिटी हो जाएगी डिपार्टमेंट को भी, कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट हो, कि हाँ कि अभी फर्म एक्चुअली डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये अदर प्रोसेस एंड कंप्लायंसेस है जो डिसोल्यूशन के बाद आपको करने हैं। जो जो ब्लू में है उसका अलग से मैंने पेज बनाया हुआ है प्रोसेस का, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कुछ लगे कि कुछ आपको डाउट है या कुछ मिसिंग है तो मैं उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करके इसको पेज को अपडेट करूंगा। थैंक यू।